वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सबका। आपकी परीक्षाएं बिल्कुल आपके सर पर ही हैं और ऐसे में अब आपको स्मार्टली ऐसे क्वेश्चंस को चूज करना है जो आप पढ़ के और अच्छे मार्क्स गेन कर सको, क्योंकि अब उतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप सारी की सारी बुक को वापस रिवाइज करो। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए सेक्शन वाइज वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आप पढ़ेंगे तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि 90% से ऊपर जो क्वेश्चंस है उन्हीं में से आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस देने का जो पैटर्न है आरबीएससी का और साथ ही साथ जिस तरह से ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस करके और इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो आपके लिए आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके जो हिस्ट्री का सेगमेंट है उसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से हैं, वो हम आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। चलो शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चंस शुरू होते हैं वो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर में से है वो है राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, उसको स्पष्ट कीजिए। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म बिगन विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कैसे हुआ कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने बाकी पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है और वो भी इंपॉर्टेंट है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। देखिए, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन का एकीकरण और ग्रीस का जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये चार चीजें आपके दी हुई है और इस चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखें तो इटली का एकीकरण और साथ ही साथ जो मिस्र का स्वतंत्रता संग्राम था, जो इजिप्ट, ग्रीस का जो स्वतंत्रता संग्राम था, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण और ग्रीस का इंडिपेंडेंट। Describe the unification of Italy. Next question is write a short note on the following. इन पर शॉर्ट नोट, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किन किन पर? जैसे पे मैजिनी और काउंट कैमेलो डी कावूर, ये दोनों कौन थे? ये इटली के एकीकरण के हीरो थे। तो अगर आप इनको टर्म बाय टर्म याद करते हो तो ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाता है आपको। इटली का एकीकरण, उसके अंदर मैजिनी का योगदान, उसके अंदर कैवूर का योगदान और बाद में एक क्वेश्चन है जिसमें गैरिबाल्डी का योगदान भी है। तो ये तीनों ही इटली के एकीकरण के हीरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नेपोलियन या नागरिक संहिता का वर्णन कीजिए। नेपोलियनिक कोड जो 1804 में आया था उसमें क्या था, क्या उसके प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, इसको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। डिस्क्राइब द नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। अब ये भी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी कहा जा सकता है कि नागरिक संहिता का वर्णन कीजिए, ये भी कहा जा सकता है कि नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन संहिता का वर्णन कीजिए। तो दोनों एक ही चीजें हैं। पांचवा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? तो संस्कृति से राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, ये इस क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में मैजिनी और कावूर की तरह उसकी क्या भूमिका थी? तो यानी ये क्वेश्चन कई बार घुमा के देते हैं और इसीलिए क्वेश्चन हमने भी आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें आंसर क्या लिखना है। इसमें आपको कैवूर या मैजिनी के बारे में नहीं लिखना है, आपको गैरिबाल्डी के बारे में लिखना है कि किस तरह से उसने साउथ इटली को जो है यूनिफाई करने में अपनी हेल्प दी थी। मारियाना और जर्मेनिया कौन थी? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था? हु वर मारियाना एंड जर्मेनिया? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वे दे वर पोर्ट्रेड? मतलब क्यों ये पर्सोनिफिकेशन, क्यों ये व्यक्तिकरण जरूरी था कि हम राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में, एक औरत के रूप में प्रस्तुत करें ताकि सब उसकी रेस्पेक्ट कर सके। जैसे हम भारत माता को प्रस्तुत करके भारत माता की रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही मारियाना और जर्मेनिया को भी पोर्ट्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ोल्वेराइन की स्थापना से क्या परिवर्तन आए? व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज़ोल्वेरिन? ज़ोल्वेरिन जो थे वो जर्मन के कस्टम यूनियन थे। जर्मन भाषा में जो कस्टम यूनियंस होते हैं, जो कर लेने वाली जो संस्थाएं होती है, उनको ज़ोल्वेरिन कहा जाता था। तो उनको स्थापित करने से क्या क्या चेंजेस आए, ये इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राज्य का अर्थ बताइए। गिव द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट क्या होते हैं उसका आपको मीनिंग बताना है।
नेक्स्ट, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने किन बातों पर बल दिया। देखिए हिंदी में तो ये फिर भी पहचाने जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां ये क्वेश्चन जो है वो पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द नहीं आएंगे, वहां आपके शब्द आएंगे व्हाट डिड द आइडियाज लाइक ले पैट्री एंड ले सिटोयन एम्फेसाइज। तो ये ले सिटोयन, ले पैट्री ये है क्या, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना की जो संधि हुई थी वो किन किन देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी। द ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच कंट्रीज। अगर आप मेरे नजरिए से पूछें तो फर्स्ट चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं, वियना एग्रीमेंट या वियना सेटलमेंट, नेपोलियनिक कोड और यूनिफिकेशन। ठीक है ना, वियना सेटलमेंट, नेपोलियनिक कोड और यूनिफिकेशन, डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि के उद्देश्य क्या क्या थे, क्या उसमें प्रोविजन किए गए थे, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ 1815 ट्रीटी ऑफ वियना। नेक्स्ट है, वियना की संधि में फ्रांस की सीमाओं पर कौन कौन से राज्य कायम किए गए, कैसे फ्रांस को जो है वो लिमिटाइज कर दिया गया। विच स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस इन द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ड्यूक मेटरनिक का जो स्टेटमेंट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। When the France sneezes, the rest of the Europe catches cold। ये स्टेटमेंट किसका है और ये क्या आपको एक्सप्लेन करता है। तो ड्यूक मेटरनिक ने ये स्टेटमेंट दिया था और ये क्या बताता है, ये बताता है कि हर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी, फ्रांस से हुई थी, और बाकी सभी देशों ने फ्रांस का अनुसरण किया था। ये आपके चैप्टर फर्स्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, समझाइए। सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड चैप्टर में से अगर पूछा जाए तो आपके एक ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ जो शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, यानी अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। ठीक है ना, 4 नंबर का भी आएगा इसमें से। The Dandi March of Mahatma Gandhi was an effective symbol of resistance against British rule। कैसे ये इतना प्रभावशाली हुआ, क्यों नमक जैसी छोटी सी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसमें गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये अगला क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन जो था वो खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया था और किस तरह से गांधी जी ने उसमें अपनी भूमिका निभाई, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, evaluate the role of गांधी जी in this movement। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के निर्माता कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ठीक है ना, स्वराज पार्टी के निर्माता कौन थे, उन्होंने क्यों ये पार्टी बनाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उनके मतभेद शुरू हो गए थे। दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1929। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से शुरू हुआ था, पहली बार पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग वहां रखी गई थी, झंडा वहां फहराया गया था, राष्ट्रगान वहां बोला, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 1929 के इस लाहौर सेशन में हुई थी, तो वो सब आपको बतानी है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, जरूर ही इनमें से एक चीज आएगी आपके, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड रॉलेट एक्ट, इन दोनों में से एक जरूर ही आपके पेपर में आएगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया। ये बड़े वाले क्वेश्चन में से है जो आपके 4 मार्क्स के आते हैं ना, तो आपको बताना है कि मिडिल क्लास के लोगों ने कैसे सहयोग किया, जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने कैसे सहयोग किया, किसानों ने कैसे सहयोग किया, और जो प्लांटेशन वर्कर थे, जो बागानों में मजदूर थे, उन्होंने कैसे सहयोग किया। तो इसमें वो पूरा बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न, उनमें ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। बल्कि आप छाप लीजिए इसको, क्योंकि ये यहाँ नहीं, ये आपके पेपर में छपा हुआ है।
Why did Gandhiji start the non-cooperation movement against the British rule after the First World War? In which areas did the people of India non-cooperate with the British government? देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन जो है घुमा के देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बस ये समझना है कि उसकी थीम क्या है। आपको ले दे के ये बताना है कि असहयोग आंदोलन था क्या, कैसे गांधी जी ने शुरू किया और भारत के अलग अलग वर्गों ने किस तरह इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देखनी नहीं है, आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। और आप जब ब्लूप्रिंट देखा होगा आपने, तो आपने ये भी देखा है कि कुछ प्रश्न जो हैं वो समझ आधारित होते हैं, कुछ अवबोध पर आधारित होते हैं, कुछ जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमने भी उसी तरह से प्रिपेयर किए हैं कि जहां आपके अवबोध पर, समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं वहां वैसे ही क्वेश्चन रखे जाएं, और जहां फैक्ट पर, जहां तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं वहां वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम रहे? व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ दिस? उसके क्या परिणाम निकले ये भी बताना है। फिर डोमिनियन स्टेटस से आप क्या समझते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जरूर डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, ठीक है ना। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूना पैक्ट क्या था, किन के बीच में हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और उसके प्रोविजंस क्या थे, ये इसमें आपको बताना है। स्वदेशी आंदोलन के झंडे का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फ्लैग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1921 में गांधी जी ने तैयार किया था, उस झंडे का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट बारदोली सत्याग्रह? अवध में किसान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध? अवध में जो बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन शुरू किया था और जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ गए थे, उस आंदोलन का वर्णन आपको इसमें करना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना का उद्देश्य विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देखेंगे जरूर इसको, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपने बहुत ज्यादा जिनको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, लेकिन एक आधी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप भी आपके टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 26 नंबर के प्रश्न आएंगे हो। तो ये थे क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर में से। थर्ड चैप्टर में से, व्हाट इज सिल्क रूट, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। सिल्क रूट क्या है और इसका महत्व बताइए, ठीक है। सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके संक्षिप्त उत्तर वाले आते हैं ना, जो 2 नंबर वाले, उनमें ये क्वेश्चन आने ही वाला है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 जुड़वां संतानें किन संस्थाओं को कहा गया है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? विच इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कॉल्ड इट्स ट्विंस? ब्रेटन वुड ट्विंस किनको कहते हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो बनाए गए थे वो ब्रेटन वुड के बाद ही बनाए गए थे, जिनमें जो विकसित देश थे उनका बहुत ज्यादा हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में असंतुलन की स्थिति ब्रेटन वुड्स की वजह से हो गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्था भी। कॉर्न लॉ क्या था? बिल्कुल आप मान के चलिए कि ये आपके पेपर में जो है बिल्कुल आ चुका है ये प्रश्न, कॉर्न लॉ क्या था और इसको हटाने की वजह से या इसके निरस्त करने से ब्रिटिश किसान किस प्रकार से प्रभावित हुए। व्हाट वाज कॉर्न लॉ? हाउ वर ब्रिटिश फार्मर्स अफेक्टेड बाय इट्स रिपील? जब इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, तो किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ द अराइवल ऑफ रिंडरपेस्ट इन अफ्रीका। किस तरह से एक बीमारी ने अफ्रीका के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर G77 या G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? कहा था ना मैंने कि कई क्वेश्चन घुमा के आते हैं, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो G77 कंट्रीज थी, ये ब्रेटन वुड्स की वजह से जो संस्थाएं बनी उनकी प्रतिक्रिया थी, मतलब उनके विरोध में थी, क्यों थी? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G77 कंट्रीज? On what basis can G77 be called a reaction of the International Monetary Fund and the World Bank? ठीक है। फिर गिरमिटिया श्रमिकों के विश्व में किन किन देशों में भेजा गया, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी? गिरमिटिया यानी कि जो इंडेंचर्ड लेबर थे, टू विच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर द इंडेंचर्ड वर्कर्स सेंट? व्हाट वर देयर मेन प्रॉब्लम्स? तो बहुत ये भी क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडेंचर्ड लेबर का जो है पूरे विश्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय कैनाल कॉलोनी?
कैरेबियाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी इत्यादि देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्यों? इसका उदाहरण दीजिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके थर्ड चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अवबोध में से आ रहे हैं, यानी आपने उस चीज को कितना समझा है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कई जो कंट्रीज है जैसे मॉरिशस है, फिजी है, वहां पर भारतीय मूल के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो इंडेंचर्ड लेबर थे, ये जो गिरमिटिया श्रमिक थे, उनको वहां भेजा गया था ताकि वो वहां पर काम करें, फिर वो वहीं बस गए और उनके जो वंशज हैं वो आज भी वहां रहते हैं। और यही वजह है कि मूल लोगों से भी ज्यादा भारत के लोग, भारतवंशी लोग वहां पर रहते हैं। आयरिश आलू अकाल के संदर्भ में बताइए कि नई फसल जीवन को कैसे प्रभावित करती है। With reference to the Irish potato famine, explain how the new crop affects life. किस तरह से वो उनके जीवन में आए। जब उन्होंने आलू को जाना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। पहले उनके पास खाने के इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन फिर वो आलू के ऊपर इतने डिपेंड हो गए कि जैसे ही आलू अकाल पड़ा, जैसे ही पोटैटो फेमाइन आया, कितने ही लाखों श्रमिक मर गए, क्योंकि वो और कुछ खा ही नहीं रहे थे, उनको खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर गिरमिटिया श्रम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंडेंचर्ड लेबर? ये किसका कथन है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है? ये हमने डिस्कस किया था उस समय। वो क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन था कि इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ ये छोटा क्वेश्चन है कि किसने ये कहा था। तो ड्यूक मेटरनिक ने ये कहा था कि व्हेन द फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। प्रथम विश्व युद्ध किन दो शक्ति गुटों में लड़ा गया था? ये वो बहुत छोटे वाले क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके टोटल कितने आने वाले हैं? टोटल 12 प्लस 6 प्लस 12 यानी कि 30 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत छोटे वाले आने वाले हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, ब्लैंक्स भी होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि जो आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, खाली स्थान है और अति लघुत्तरात्मक भी हैं। तो 30 नंबर आपके उनमें रिजर्व हो जाते हैं। फिर किस यूरोपीय देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा था? इन विच यूरोपियन कंट्री देयर वर अ सेवर पोटैटो फेमाइन? किस कंट्री में पड़ा था? इसके बाद कुछ जो हम डिस्कस करते हैं कि आपके ब्लैंक्स किस तरह के आएंगे, जो आपके खाली स्थान आते हैं, रिक्त स्थान, वो किस तरह से आते हैं। जैसे कौन सा रोग पहली बार 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका में दिखाई दिया था? कौन सा रोग था? अभी हमने डिस्कस किया, रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। हिंदी में इसको मवेशी प्लेग कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिंडर पेस्ट कहते हैं। आप चाहें तो हिंदी में भी इसको देवनागरी में रिंडर पेस्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप मवेशी प्लेग भी लिख सकते हैं। विच डिजीज फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880? दुनिया के दूर के हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का सबसे अच्छा उदाहरण किसको कहते हैं? This was a great example or good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant part of the world. क्या था वो थे सिल्क रूट्स। ठीक है, जो सिल्क रूट्स थे, रेशम मार्ग जिनको कहा गया, रेशम मार्ग थे। इनको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको एक बार वापस से ध्यान में रह जाए कि क्या होंगे। यहां आपको लिखना है रिंडर पेस्ट, ठीक है, और इसका होगा रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। उसके बाद में कौन से वर्ष में महामंदी अपने चरम पर थी? इन द ईयर द ग्रेट डिप्रेशन वाज एट इट्स पीक। कौन से साल में थी? तो 1931 में। 1931 में महामंदी जो है अपने चरम पर थी। 19वीं शताब्दी में लगभग लोगों ने यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास किया। कितने लोगों ने? लगभग 20 लाख से अधिक लोगों ने। लगभग 20 लाख से अधिक लोगों ने, 2 मिलियन पीपल ने जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर कहीं ना कहीं माइग्रेट किया था। किसका निर्यात तभी संभव हो पाता है जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई? तो ये भी हमने पढ़ा, जब रेफ्रिजरेशन शुरू हुआ तभी मांस का जो है निर्यात इधर से उधर होने लगा। कई बच्चे भोजन भी लिख देते हैं, सही भी है, लेकिन आपको प्रॉपर उसका एग्जाम्पल देना है तो आपको मांस लिखना पड़ेगा, मीट यहाँ लिखना पड़ेगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई चांसलर नहीं थे, वो ऑस्ट्रियाई चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक।
ड्यूक मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, तो ये ब्लैंक्स है जो इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए किन 4 उपायों को चुना? तो वो हमने पढ़ा था, ले पैट्री, ले सिटोयन, उसके अलावा जर्मेनिया भी थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने अपने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए जिनको चुना था। व्हाट 4 मेजर्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज चूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? 19वीं सदी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका क्यों भाग गए थे? Why did thousands of people flee from Europe to America in 19th century? स्पेन की सेना ने अमेरिका पर कैसे विजय प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, क्योंकि रेंडर पेस्ट के बाद अगर कोई घटना जो ऐसी हुई थी जिसने दूसरे देश को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया तो वो यही घटना थी। हाउ डिड द स्पेनिश आर्मी कॉन्कर्ड अमेरिका? भारत पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया? ठीक है, तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, ये आपके सेकंड चैप्टर में भी आ सकता है। वहां महामंदी नहीं पूछा जाकर और प्रथम विश्व युद्ध पूछा जा सकता है कि उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ग्रिम ब्रदर्स कौन थे और जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में उनका क्या योगदान था? हु वर ग्रिम ब्रदर्स एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू डेवलप नेशनल सेंटिमेंट्स इन जर्मनी? उनका क्या योगदान था ये बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस देखने जरूर हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आपके तथ्यात्मक आते हैं, कुछ अवबोध पर आधारित आते हैं और कुछ जो है आपके ज्ञान आधारित आते हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को अलग अलग करके और फिर आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स ऑफ 1848 इन जर्मनी। जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी 1848 में, उसके बारे में पूछा है कि जर्मनी में 1848 के उदारवाद के विकास का वर्णन कीजिए। या फिर हाउ डिड द ब्रिटेन एस्टैब्लिश इट्स डोमिनेंस ओवर स्कॉटलैंड? ये आपके पहले चैप्टर में से है जहां पर ये पूछा गया है कि किस तरह से जो ब्रिटेन का एकीकरण किया था और उसने स्कॉटिश लोगों के ऊपर जो कल्चरली जो भाषा के रूप से भी ब्रिटेन से बिल्कुल अलग थे उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। आयरलैंड पर इंग्लैंड का दबदबा कैसे रहा? हाउ डिड इंग्लैंड डोमिनेटेड आयरलैंड? तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट है लेकिन अलग अलग पूछे गए हैं। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे टाइप कुछ क्वेश्चंस हैं जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, उनको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं और समझाइए। व्हाट डू यू नो अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट? एक्सप्लेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन में मध्यम वर्ग के लोगों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको कहा था कि असहयोग आंदोलन में सभी वर्गों ने कैसे भूमिका निभाई थी, कैसे उन्होंने योगदान दिया था, वो आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे वो शहरी लोग हों, चाहे वो ग्रामीण किसान हों या फिर बागानी जो मजदूर होते हैं, प्लांटेशन वर्कर, उनकी बात की जाए तो आपको सबका एक बार ध्यान में रखना है कि किन किन लोगों ने किस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था? व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? व्हाई डिड गांधी जी अपोज इट? देखो बच्चों, आप जब निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना तो आप गलती क्या करते हैं, पूरा का पूरा आंसर एक पैराग्राफ में दे दिया। बहुत गलत है ये चीज। अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है या जो निबंधात्मक प्रश्न है उनके आप उत्तर दे रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कीजिए, पॉइंट्स बनाइए और पॉइंट्स में दीजिए। जैसे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, परिचय लिखिए कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन है तो रोलेट एक्ट, व्हाट वाज रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था, इन्होंने पास किया, इसमें किया था। फिर रोलेट एक्ट के प्रावधान, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो बताना है। फिर गांधी जी के विरोध के कारण, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया, ये सब चीजें आपको पॉइंट वाइज शो करनी है और लास्ट में कंक्लूजन पर जाना है। तो इस तरह आपका एक परफेक्ट आंसर जो है प्रिपेयर हो जाएगा। फिर भारत माता की छवि की तुलना जर्मेनिया की छवि से करें। कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया। किस तरह दोनों से एक दूसरे को रिजेंबल करती है, एक जैसी कैसे है? दोनों ने जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास किया, दोनों ही व्यक्तिकरण है, दोनों ही ये। तो दोनों में पहले आपको समानताएं बतानी है और फिर असमानताएं बतानी है। जर्मेनिया के सिंबल्स ये थे, उनके प्रतीक ये थे, भारत माता के प्रतीक ये हैं, भारत माता की छवि ऐसी है, जर्मेनिया की छवि ऐसी है। पॉइंट वाइज वर्ड टू वर्ड आपको डिस्क्राइब करना है।
फिर इतिहास की पुनर्व्याख्या ने राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा की, इसकी समस्या क्या थी। हाउ डिड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएट्स अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट वाज इट्स प्रॉब्लम, इससे क्या समस्याएं पैदा हुई। इतिहास से कैसे जो है राष्ट्रवाद बहुत आगे निकल के आता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है, इतिहास के जो खंड है उसकी तैयारी करनी है, तो आई कैन गारंटी यू कि इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। कोई एक प्रश्न चला जाता है तो मैं कह नहीं सकती, बाकी इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले। अगर कोई प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से आएगा। आप एग्जाम के बाद मिलान जरूर कीजिएगा। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, और एग्जाम के बाद मिलान करके भी बताइएगा कि ये सारे प्रश्न आए हैं या नहीं। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अगले सेक्शन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक फाइनल स्टेज पर हम ला सकें और आपकी प्रिपरेशन को इतना पुख्ता बना सकें कि आप 90+ मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।